हेलो स्टूडेंट्स। हमने पढ़ा था कि जब HIV वायरस हमारे बॉडी में एंटर करता है और जब हमारी बॉडी में सिम्टम्स आते हैं, इसके बीच में बहुत बड़ा गैप होता है, अप्रॉक्सीमेटली 5 to 10 ईयर का। ओके, देन जो HIV वायरस है ये हमें हमारे हैंडशेक करने से, हमारे बर्तनों को शेयर वगैरह करने से स्प्रेड नहीं होता है। जैसे कि फ्लू वायरसेस होते हैं या कॉमन कोल्ड वायरसेस होते हैं, उनके केस में ऐसा होता है कि जब आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के बिलोंगिंग्स को शेयर करते हैं, उनकी चीज़ों को शेयर करते हैं, तो आप में भी वो वायरस आने के चांसेस होते हैं। लेकिन HIV के केस में क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ किसके थ्रू स्प्रेड होता है? बॉडी फ्लूइड्स, जैसे कि ब्लड एंड सीमेन के थ्रू। लेकिन किसी को गले मिलने से, हैंडशेक करने से, उसके साथ खाना खाने से, इवन सेम बर्तन में खाना खाने से भी ये जो वायरस है वो स्प्रेड नहीं होता है। स्प्रेड कैसे होगा? ये जो 4 रीजंस हैं, ये जो 4 वेज हैं, ओके, ये जो 4 वेज हैं, इन्हीं से HIV वायरस क्या होता है? स्प्रेड होता है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है कि कैसे जब एक रेट्रोवायरस होस्ट को टारगेट करता है या होस्ट की बॉडी में अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करता है, तो किस तरह से इन्फेक्शन स्प्रेड होगा। ओके, आपकी बुक में एक डायग्राम बना हुआ है जिसका टाइटल है रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस। रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस। अब देखिए, जो HIV वायरस है वो भी रेट्रोवायरस को ही बिलोंग करता है। तो जितने भी रेट्रोवायरस होते हैं जिसमें HIV भी आता है, तो रेट्रोवायरस की क्या साइकिल होती है उसको हम स्टडी कर रहे हैं, और ये इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में इसका डायग्राम बनाने के लिए आ जाता है या बना बनाया आ जाता है, आपको लेबलिंग करनी होती है, या एक्सप्लेन करने के लिए भी आ सकता है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने बनाया है एक एनिमल सेल। ये मैंने एक एनिमल सेल बनाई है, और ये एनिमल सेल की क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती, तो आउटर मोस्ट लेयर क्या होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। ओके, ये इस एनिमल सेल के अंदर उसका न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अंदर ये उसका जेनेटिक मटेरियल है। तो इसको हम क्या कह रहे हैं? होस्ट DNA। यहाँ पे होस्ट कौन है? एनिमल सेल है। ओके, अब ये क्या है? ये है साइटोप्लाज्म। तो हमें कुछ ज़्यादा लेबल नहीं करना है इसमें, क्योंकि हमारे लिए मेन क्या है? न्यूक्लियस और ये सेल, और इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म। बाकी इसमें और भी ऑर्गेनल्स होंगे, ER, गोल्जी, राइबोसोम, ये सारी चीज़ें भी होंगी, लेकिन उन्हें अब हमें ध्यान नहीं देना है यहाँ पे। अब बाहर देखिए क्या है? ये है वायरस, ये रेट्रोवायरस है, और ये इसके अंदर का जेनेटिक मटेरियल है। ये कुछ भी हो सकता है, DNA, सॉरी रेट्रोवायरस है तो ये तो RNA ही होगा। इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? RNA। अब ये जो बाहर मैंने लेयर बनाई है, ये जो देख रहे हैं ना आप, लेयर कवरिंग, ये क्या है? ये है वायरल प्रोटीन कोट, जिसे आप क्या कहते हैं? कैप्सिड। तो ये क्या है? कैप्सिड है, प्रोटीन कोट है, और इसके अंदर ये क्या प्रेजेंट है? जेनेटिक मटेरियल। ये क्या है? वायरल RNA है। ओके, और ये क्या है? ये एक रेट्रोवायरस है। आप इसे HIV वायरस भी समझ सकते हैं, लेकिन एक डिफरेंस क्या हो जाता है HIV वायरस में कि प्रोटीन कोट के बाहर भी एक और लेयर होती है जिसका नाम होता है एनवेलप। क्योंकि हम यहाँ पे HIV नहीं, एक जनरल रेट्रोवायरस की साइकिल पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे एनवेलप नहीं बनाया, क्योंकि सभी वायरसेस के पास एनवेलप नहीं होता है, HIV वायरस के पास होता है। ओके, अब ये जो रेट्रोवायरस है, ये रेट्रोवायरस चला किसको इन्फेक्ट करने? इस होस्ट सेल को। ओके, तो इस होस्ट सेल को
ये जो वायरस है ये इन्फेक्ट करेगा। सो वायरस इन्फेक्ट नॉर्मल सेल। तो अभी ये जो सेल है ये हेल्दी सेल है, नॉर्मल सेल है, और इस नॉर्मल सेल को ये जो वायरस है ये इन्फेक्ट करने जा रहा है। अब देखिए ये जो वायरस है ये अपना जेनेटिक मटेरियल इस होस्ट सेल के साइटोप्लाज्म में क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र। ओके, तो आपने जैसे बैक्टीरियोफाज और ई कोलाई का भी पढ़ा है, रिलेशन कैसा रहता है। उसमें भी वो जो बैक्टीरियोफाज है अपना डीएनए ई कोलाई के साइटोप्लाज्म में ट्रांसफ़र करता है ना। तो उसी तरह ये जो रेट्रोवायरस है इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, तो ये अपना जेनेटिक मटेरियल होस्ट की सेल में ट्रांसफ़र कर रहा है। तो इसका मतलब है ये क्या ट्रांसफ़र कर रहा है, प्रोटीन कोड ट्रांसफ़र नहीं कर रहा, प्रोटीन कोड तो बाहर ही रह जाता है। ट्रांसफ़र क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। ओके, सो वायरल आरएनए introduced into host cell। तो अब ये जो वायरल आरएनए है ये होस्ट सेल में क्या हो चुका है, एंटर हो चुका है। और इस वायरल आरएनए से आगे क्या बनेगा, इस वायरल आरएनए से आगे बनेगा वायरल डीएनए। ठीक है, तो आरएनए था और आरएनए से क्या बन रहा है, डीएनए। इसका मतलब है यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हुई, यहाँ पे प्रोसेस हुई रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पे क्या हुआ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की वजह से ये जो वायरल आरएनए है वो किस में कन्वर्ट हो गया, वायरल डीएनए में। क्योंकि देखिए डीएनए जो है वायरस के आरएनए से बना है, तो इस डीएनए को भी हम क्या कह रहे हैं, वायरल डीएनए कह रहे हैं, बिकॉज ये डीएनए भी वायरस का ही है। ओके, ये पहले नहीं था लेकिन उस आरएनए से क्या हुआ, प्रोड्यूस हुआ। ओके, अब ये जो वायरल डीएनए है ये बना क्यों, देखिए ये जो होस्ट है, होस्ट का जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए। ठीक है, और ये जो वायरस है ये चाहता है कि मेरा जेनेटिक मटेरियल होस्ट के जेनेटिक मटेरियल से जाके कंबाइन हो जाए। लेकिन कंबाइन कैसे होगा, वो तो आरएनए है और ये डीएनए है। कंबाइन कैसे होगा, अगर ये वायरस अपने आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर दे तो डीएनए आपस में क्या हो सकते हैं, कंबाइन हो सकते हैं। तो इसलिए इस रेट्रोवायरस ने अपना आरएनए किस में कन्वर्ट कर दिया, डीएनए में, ताकि ये जो डीएनए है ये होस्ट के डीएनए के साथ जाके क्या हो जाए, कंबाइन हो जाए। और आपको पता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए कौन सा एंजाइम यूज़ होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और अगर आपको एचआईवी वायरस का स्ट्रक्चर याद हो तो इस आरएनए के साथ ही एक छोटी सी बॉल, स्मॉल बॉल जुड़ी ही रहती है जिसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। आपने डायग्राम में देखा होगा आरएनए के साथ एक बीट लाइक स्ट्रक्चर चिपका रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो आरएनए आया तो आरएनए के साथ साथ वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी आया सेल के अंदर, और वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इस आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर देगा। अब देखिए क्या होगा, अब ये जो वायरल डीएनए है ये किसके साथ जाके कंबाइन हो जाएगा, होस्ट के डीएनए के साथ जाके कंबाइन हो जाएगा। ओके, सो viral DNA gets incorporated into host genome। जीनोम मतलब उसके जेनेटिक मटेरियल। ओके, सो ये जो वायरल डीएनए है, जैसे मैं यहाँ पे बना देता हूँ, अब कुछ पार्ट हम डार्क बना देते हैं यहाँ पे। तो ये जो होस्ट का डीएनए है उसी के साथ कौन कंबाइन हो गया, वायरल डीएनए। अब क्या होगा, देखिए आपने सेंट्रल डॉग्मा पढ़ा है, तो जब होस्ट का डीएनए रेप्लिकेट होगा
तो होस्ट के डीएनए के साथ ही कौन जुड़ा है? वायरल डीएनए। देखिए मान लीजिए ये होस्ट का डीएनए है, ये वाला, ठीक है, और इसी के साथ जुड़ा हुआ है आपका वायरल डीएनए। मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूं ताकि थोड़ा डिफरेंट दिखे आपको। वायरल डीएनए, तो देखिए होस्ट के डीएनए के साथ वायरल डीएनए जुड़ा हुआ है, तो जब होस्ट का डीएनए रेप्लिकेट होगा तो वायरस का भी डीएनए रेप्लिकेट होगा अपने आप। देखिए वायरस को कुछ नहीं करना पड़ रहा, वायरस को कुछ नहीं करना अपनी तरफ से। वायरस का काम क्या था कि बस अपने जेनेटिक मटेरियल को होस्ट के जेनेटिक मटेरियल के साथ कंबाइन कर देना था, इतना काम था। बाकी आगे की टेंशन, आगे का काम कौन करेगा? ये होस्ट सेल, क्योंकि इस होस्ट सेल के पास राइबोसोम है, रेप्लिकेशंस के लिए एंजाइम है, ट्रांसक्रिप्शन के लिए एंजाइम्स हैं, ट्रांसलेशन के लिए राइबोसोम है, एंजाइम्स हैं, ये सारी चीज़ें होस्ट के पास हैं। लेकिन वायरस के पास कुछ नहीं होता। वायरस के पास तो सिर्फ क्या है? प्रोटीन की कोट और जेनेटिक मटेरियल। उसके पास राइबोसोम या ट्रांसक्रिप्शन वाले पॉलीमरेज एंजाइम ये सब कुछ नहीं होते हैं। इसलिए तो वो होस्ट को टारगेट बनाता है, ताकि होस्ट की मशीनरी को यूज़ करके वो अपने आप को प्रोड्यूस करवा सके, वो अपने मटेरियल्स बनवा सके। अब होस्ट की मशीनरी क्या है? होस्ट की मशीनरी हो गई है होस्ट सेल, जिसमें क्या क्या आ जाता है? पॉलीमरेज एंजाइम्स, राइबोसोम्स, ये सारे वो मशीनरी हैं, ये वो कंपोनेंट हैं जिनकी वजह से रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वायरस क्या कर रहा है? वायरस किसी दूसरे के घर में घुस रहा है और उसके घर की चीज़ों को यूज़ कर रहा है। ओके, तो वायरस एक तरीके से चोर है जो किसी के घर में घुसा और उसी की चीज़ों को क्या कर रहा है? इस्तेमाल कर रहा है अपने फ़ायदे के लिए। तो यहाँ पे वायरल डीएनए होस्ट डीएनए के साथ कंबाइन हो गया। अब होस्ट का डीएनए जब जब रेप्लिकेट होगा, वायरस का डीएनए भी रेप्लिकेट होगा। जब होस्ट का डीएनए ट्रांसक्राइब होगा, आरएनए बनेगा, तो वायरस के डीएनए का भी ट्रांसक्रिप्शन होगा और उससे भी आरएनए बनेगा। और जब होस्ट की सेल में ट्रांसलेशन होगा होस्ट के आरएनए का, तो वायरस के आरएनए का भी क्या होगा? ट्रांसलेशन होगा। तो अब इससे आगे की जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेंट्रल डॉग्मा वाली ही है। जैसे जैसे होस्ट डीएनए काम करेगा, आगे रेप्लिकेट होगा, ट्रांसक्राइब होगा, सिमिलर वे में वायरल डीएनए भी रेप्लिकेट होगा और ट्रांसक्राइब होगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट हम बना रहे हैं, ये आरएनए है, इसको हम कह रहे हैं दिस इज न्यू वायरल आरएनए, दिस इज न्यू वायरल आरएनए। ओके, ये कैसे बना न्यू वायरल आरएनए? वायरस का डीएनए न्यूक्लियस के अंदर है, वायरस का डीएनए न्यूक्लियस के अंदर है, तो जब होस्ट की सेल में ट्रांसक्रिप्शन होगा तो इस वायरस के डीएनए से क्या बनेगा? वायरस का आरएनए बनेगा। कब? जब ट्रांसक्रिप्शन होगा। और इसी वायरल आरएनए से आगे चल के क्या होगा? ट्रांसलेशन। किसको यूज़ करके? होस्ट के राइबोसोम को यूज़ करके आगे क्या होगा? ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन के टाइम पे क्या बनेगा? प्रोटीन कोट, क्योंकि प्रोटीन है ना, प्रोटीन तो ट्रांसलेशन के बाद ही बनेगा। तो पहले क्या हुआ? वायरल डीएनए से वायरल आरएनए बना, जिसे आप क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। वायरल आरएनए से वायरस का प्रोटीन कोट बना, जिससे आप क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। तो ये प्रोसेस बिल्कुल क्या है? सेंट्रल डॉग्मा की तरह ही है। फ़र्क क्या है कि ये सब कुछ होस्ट की चीज़ों को यूज़ करके बनाया जा रहा है, होस्ट के एंजाइम्स, होस्ट के राइबोसोम्स को यूज़ करके बनाया जा रहा है। ओके, अब देखिए अब क्या होगा? अब डॉटर वायरसेस बनाने हैं, डॉटर वायरसेस विच मीन्स न्यू वायरसेस बनाने हैं। तो न्यू वायरसेस कैसे बनेंगे? अगर मैं इस आरएनए को इस प्रोटीन कोट के अंदर डाल दूं, असेंबल कर दूं, तो ऐसा ही ओके, सो अगर मैं इस न्यू वायरल आरएनए को अगर मैं इस प्रोटीन कोट के अंदर डाल दूं, इट मीन्स मैं इसे असेंबल कर दूं। ओके,
सो अगर मैं इस न्यू वायरल आरएनए को इस प्रोटीन कोड के अंदर असेंबल कर दूं तो बिल्कुल ये दिखने में कैसा होगा, इस तरीके से। बिल्कुल ऐसा ही होगा कि प्रोटीन कोड बाहर होगी और आरएनए उसके अंदर है, जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर है। तो इस तरह से नए डॉटर वायरसेस क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे। कैसे? आपने इस वायरल आरएनए को जो कि ट्रांसक्रिप्शन से बना था, आपने इस प्रोटीन कोड के अंदर डाल दिया जो कि ट्रांसलेशन से बना हुआ है प्रोटीन कोड, और जब ये दोनों एक दूसरे के साथ प्रेजेंट होंगे तो क्या बनेंगे, न्यू वायरसेस बनेंगे। तो इस तरह असेंबली के थ्रू, मतलब असेंबल करके हमने क्या बनाए, न्यू डॉटर वायरसेस बनाए। अब ये जो नई डॉटर वायरसेस हैं ये इस होस्ट सेल को लीव करके, इसको छोड़ के बाहर निकलती हैं, और बाहर निकल के ये नई टारगेट सेल, नए होस्ट सेल को क्या करती हैं, टारगेट करती हैं। तो देखिए क्या होता है, ये जो वायरसेस है ना, नए वायरसेस, ये ना इस होस्ट सेल को किल नहीं करते हैं। ओके, इस होस्ट सेल को किल नहीं करेंगे। रीज़न क्या है? क्योंकि ये जो होस्ट सेल है ना, ये फैक्ट्री की तरह काम कर रहा है। कैसे? इस होस्ट डीएनए के साथ अभी भी वायरल डीएनए जुड़ा हुआ है। हमने ये तो नहीं कहा कि न्यू वायरस बनते ही वायरल डीएनए ख़त्म हो गया, नहीं, वायरल डीएनए तो अभी भी जुड़ा है होस्ट डीएनए के साथ। तो जब जब ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होगा तब तब नए नए आरएनए और नए नए प्रोटीन कोड बनते जाएंगे और नए वायरसेस बनते जाएंगे, और फिर नए वायरसेस दूसरी सेलों को टारगेट करेंगे। तो देखिए ये जो पुरानी सेल है ये भी नए वायरसेस प्रोड्यूस कर रही है, और ये जो नए वायरस जाके किसी दूसरे होस्ट सेल को टारगेट करेंगे ये उसके साथ भी ऐसा ही करेंगे। तो ये जो पुरानी सेल है, पुरानी होस्ट सेल, ये तो फैक्ट्री की तरह काम कर रही है ना, क्योंकि इन्होंने इसको किल नहीं किया। क्यों किल नहीं किया? क्योंकि ये फैक्ट्री की तरह काम कर रही है। ये नए वायरसेस कंटिन्यूसली बनाती जाएगी और नए वायरसेस नए होस्ट सेल को टारगेट करेंगे और उस होस्ट सेल को भी वो क्या बनाएंगे, फैक्ट्री की तरह काम करवाएंगे उनसे। तो ये अपने होस्ट सेल को किल नहीं कर रहे हैं, ये अपने होस्ट सेल से अपने आप को प्रोड्यूस करवा रहे हैं और फिर दूसरे होस्ट सेल से भी अपने आप को क्या करवाएंगे, प्रोड्यूस करवाएंगे। तो इस तरह जब रेट्रोवायरस किसी होस्ट बॉडी में एंटर करता है तो इस तरह से वो अपने आप की कॉपीज़, क्योंकि है ना रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस, विच मीन्स कि रेट्रोवायरस अपनी कॉपीज़ बनवा रहा है, विच मीन्स वो अपने डॉटर वायरसेस प्रोड्यूस करवा रहा है। किससे? होस्ट सेल से। तो ये जो डायग्राम है ये एनसीईआरटी में भी गिवन है, ठीक है। आई थिंक ये फिगर 8.6 होगा, ओके। और ये इंपॉर्टेंट है डायग्राम, एक्सप्लेन करने के लिए भी आ सकता है 5 मार्क्स में, या लेबलिंग भी आ सकती है। लेबलिंग के लिए आप एनसीईआरटी का डायग्राम ही रेफ़र करो, क्योंकि शायद इसमें मैंने थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस करी हैं लेबलिंग में, लेकिन लेबलिंग वही होगी जो आपके एनसीईआरटी वाली होगी, ओके। तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ओके। तो अभी जो हमने बात करी वो थी रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस। तो वो तो एक जनरल रेट्रोवायरस की साइकिल थी, लेकिन पर्टिकुलरली अगर हम एचआईवी साइकिल की बात करें तो एचआईवी साइकिल हमारी ह्यूमन बॉडी को कैसे टारगेट करता है, क्योंकि हमारी बॉडी में तो बहुत सारी सेल्स हैं, तो उनमें से कौन सी सेल को वो टारगेट करता है। तो अब हम पढ़ेंगे एचआईवी साइकिल इन ह्यूमन बॉडी, ओके। देखिए जब एचआईवी वायरस कैसे इन्फेक्ट करेगा हमारी सेल को, उसका प्रोसीजर और जो आपने रेट्रोवायरस के इन्फेक्शन का प्रोसीजर पढ़ा है वो बिल्कुल सेम है। हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं कि जब एचआईवी वायरस एंटर होता है हमारे शरीर में तो वो किसको टारगेट बनाता है, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारी WBC हैं, बहुत सारे ब्लड सेल्स हैं, RBC हैं, प्लेटलेट्स हैं, और भी सेल्स हैं हमारी बॉडी में। टारगेट किसको बनाता है, उन चीज़ों को हम पढ़ रहे हैं। सो जब एचआईवी वायरस एंटर होता है एंटर्स इन बॉडी, सो फर्स्ट टारगेट
सेल जो होती है वो होती है मैक्रोफाज, है ना। मैक्रोफाज वाइट ब्लड सेल्स हैं। मैक्रोफाज फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं जो पैथोजेंस को डाइजेस्ट कर लेती हैं। लेकिन हाँ, ये जो मैक्रोफाज है ये एचआईवी को फैगोसाइटोज नहीं कर पा रहा, इसलिए तो एचआईवी वायरस इसको अपना टारगेट बना रहा है। ओके, क्योंकि मैंने बताया था WBC सबसे फाइट करती हैं, लेकिन कुछ पैथोजन बहुत स्ट्रांग होते हैं जिनसे WBC फाइट नहीं कर पाती, और उन्हीं पैथोजन से हमें क्या हो जाती हैं, डिजीज़। जब WBC फाइट कर पाती हैं तो हमें उन पैथोजन से डिजीज़ नहीं होती। इट मीन्स कि मैक्रोफाज जो है वो एचआईवी वायरस से फाइट नहीं कर पा रहा। तो इसका फर्स्ट टारगेट सेल क्या है, मैक्रोफाज। इट मीन्स जो अभी अभी आपने रेट्रोवायरस की साइकिल पढ़ी, एचआईवी वायरस भी रेट्रोवायरस है, तो एचआईवी वायरस मैक्रोफाज में अपना आरएनए ट्रांसफ़र करेगा एंड देन वही सेम चीज़ होगी जो आपने पढ़ी है। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, रेप्लिकेशन ऑफ एचआईवी इन मैक्रोफाज। टर्म यूज़ किया ना मैंने, रेप्लिकेशन, तो इट मीन्स कि ये बिल्कुल रेट्रोवायरस वाली ही साइकिल होगी। वो अपना आरएनए भेजेगा, वो डीएनए में कन्वर्ट होगा, फिर उसका डीएनए मैक्रोफाज के डीएनए के साथ कंबाइन होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखनी नहीं है, आप सिर्फ इतना लिखेंगे, रेप्लिकेशन ऑफ एचआईवी इन मैक्रोफाज। ओके, एंड देयरफॉर मैक्रोफाज is known as HIV factory। मैंने बताया था ना, जो वायरस है रेट्रोवायरस वो अपने होस्ट को किल नहीं कर रहा, क्योंकि उसका होस्ट जो है वो तो उसको प्रोड्यूस करने में हेल्प करवा रहा है, तो उसे किल तो करेगा नहीं, तो वो उसको फैक्ट्री की तरह यूज़ कर रहा है। तो मैक्रोफाज जो हैं वो नए नए एचआईवी वायरस बनाएंगे, न्यू एचआईवी, डॉटर एचआईवी वायरस बनाएंगे बार बार, इसलिए मैक्रोफाज को हम क्या कह रहे हैं, एचआईवी फैक्ट्री कह रहे हैं। अब इसकी जो सेकंड टारगेट सेल होती है, क्योंकि आपने पहले पढ़ा हुआ है कि एचआईवी जो है वो तो हेल्पर टी सेल को टारगेट करता है, हम तो मैक्रोफाज के बारे में पढ़ रहे हैं। एक्चुअली फर्स्ट टारगेट तो मैक्रोफाज होता है, लेकिन अब जो नेक्स्ट टारगेट सेल होगी वो कौन सी सेल होगी, हेल्पर टी सेल होगी। ओके, नाउ नेक्स्ट या सेकंड टारगेट भी कह सकते हैं, नेक्स्ट टारगेट सेल इज TH सेल। TH लिख दिया मैंने तो आप समझ जाएंगे TH का मतलब क्या है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स। ओके, और अब क्या होगा, HIV cycle performs in helper lymphocytes। तो जो HIV साइकिल या जो रेट्रोवायरस साइकिल आपने पढ़ी है वही रेट्रोवायरस साइकिल किस में होगी, जैसे मैक्रोफाज में हो रही थी वैसे ही टी लिम्फोसाइट्स में होगी। ओके, नाउ number of T cell decreases due to killing by HIV। अब ये जो HIV है ये मैक्रोफाज को तो किल नहीं कर रहा, क्योंकि मैक्रोफाज को ये फैक्ट्री की तरह यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये टी सेल को फैक्ट्री की तरह यूज़ नहीं कर रहा। ये टी सेल में अपने आप को रेप्लिकेट करवा रहा है, लेकिन रेप्लिकेट करवाने के बाद उसे किल कर रहा है। ओके, टी लिम्फोसाइट को ये ख़त्म कर रहा है आपकी बॉडी से, मैक्रोफाज को ख़त्म नहीं कर रहा, मैक्रोफाज को तो फैक्ट्री की तरह यूज़ कर रहा है। टी लिम्फोसाइट्स में भी ये जो HIV वायरस है ये ऐसे ही काम करेगा, RNA भेजेगा, वो DNA में कन्वर्ट होगा, फिर वायरल DNA टी सेल के DNA के साथ कंबाइन होगा, फिर नए वायरसेस बनेंगे, और जो नए वायरसेस हैं वो टी सेल्स को किल कर देंगे।
और टी सेल को किल करने के बाद वो फिर से किसी नए हेल्पर टी सेल को टारगेट करेंगे। तो अब इनका काम क्या है, जैसे आपने मलेरिया में पढ़ा था ना कि मलेरिया में वो जो प्लाज्मोडियम होता है वो आरबीसी के अंदर एंटर होता है, रेप्लिकेट होता है, मतलब रिप्रोड्यूस होता है। रिप्रोड्यूस होने के बाद आरबीसी को डैमेज करके बाहर निकलता है और फिर नई आरबीसी को टारगेट करता है। सिमिलरली ये जो एचआईवी वायरस है ये भी ऐसा ही कर रहा है। ये टी सेल के अंदर घुस रहा है, उसको डैमेज कर रहा है, डैमेज करने के बाद फिर ये नई टी सेल को क्या कर रहा है, टारगेट कर रहा है। ओके, और ऐसा कंटिन्यूसली होने की वजह से, क्योंकि अब देखिए ये टी सेल के अंदर आया, अब टी सेल को किल कर रहा है, फिर नई टी सेल में जा रहा है, फिर उनको भी किल कर रहे हैं एंड देन अगेन एक न्यू टी सेल में एंटर कर रहे हैं। इसका मतलब है ये साइकिल तो चलती जा रही है, पुरानी टी सेल्स ख़त्म हो रही हैं और नई टी सेल में ये अपने आप को एंटर करवा रहा है और उनको ख़त्म कर रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा, आपकी टी सेल डिक्रीज़ हो रही हैं। टी सेल डिक्रीज़ होने की वजह से आपकी इम्यूनिटी पे इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ना शुरू होगा। ओके, सो नाउ ड्यूरिंग दिस पीरियड ये कौन सा पीरियड है जिसमें टी सेल जो है वो डिक्रीज हो रही हैं बिकॉज ऑफ किलिंग बाय एचआईवी। ओके, ड्यूरिंग दिस पीरियड द पर्सन suffer from fever, diarrhea, weight loss। तो देखिए अब जो पर्सन है जो नॉर्मली हेल्दी रहता था, उसकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी, लेकिन अब टी सेल डिक्रीज़ होने की वजह से देखिए क्या हो रहा है, उसे बार बार बुखार होगा, डायरिया होगा, ओके, और बॉडी का वेट लॉस भी होगा। क्योंकि फीवर हो रहा है, डायरिया हो रहा है, तो बॉडी का वेट लॉस भी होना शुरू हो जाएगा। ओके, एंड बिकम इम्यूनो डेफिशिएंट। और अब उसकी डेफिशिएंसी जो इम्यूनिटी जो है अब उसकी धीरे धीरे कम होना शुरू हो चुकी हैं। अब उसका इम्यून सिस्टम जो है वो डेफिशिएंट हो गया, विच मीन्स उसका इम्यून सिस्टम अब वीक होना शुरू हो चुका है। ओके, अब इम्यूनो डेफिशिएंट होने की वजह से जिन पैथोजन से आप नॉर्मल डेज में फाइट कर पाते थे, अब आप उन पैथोजन से फाइट करने में एबल नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी इम्यूनिटी इतनी वीक हो गई है कि छोटे से छोटा पैथोजन, वीक से वीक पैथोजन भी आपकी बॉडी पे टारगेट करना, आपकी बॉडी को हार्म पहुंचाना क्या कर देगा शुरू, जिनसे आपका इम्यून सिस्टम फाइट करके उनको भगा देता था, उनको किल कर देता था। अब वही पैथोजन आपकी बॉडी को हार्म पहुंचाना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी इम्यूनिटी क्या हो चुकी है, डिक्रीज़ होने लगी है। सो जैसे कि माइकोबैक्टीरियम, वायरस, फंजाई, ओके, एंड parasite like toxoplasma targets infected person। अब जिस पर्सन को एड्स हो चुका है, विच मीन्स जिसमें एचआईवी ने सारा काम कर दिया है, तो अब क्या होगा, देखिए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ये टीबी का बैक्टीरिया है। आप अगर पढ़ेंगे तो जनरली ये देखा गया है कि जो एड्स इन्फेक्टेड पर्सन होते हैं उनमें टीबी भी पाई जाती है। तो आजकल क्या होता है, अगर किसी को टीबी हो जाती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि टीबी वाले इंसान को एड्स हो, लेकिन ये एक
आप कह सकते हैं डायग्नोसिस या डिटेक्शन का अब एक तरीका बन चुका है कि अगर किसी को टीबी होती है तो टीबी की टेस्ट तो करवाए जाते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ एचआईवी टेस्ट भी करवाया जाता है लोगों का कि कहीं उसे एचआईवी तो नहीं है। जिस पर्सन को टीबी के सिम्टम्स आ रहे हैं, क्या पता उसको एचआईवी हो रखा हो, तो इसलिए टीबी वाले पेशेंट का एचआईवी टेस्ट भी करवाया जाता है एंड टीबी टेस्ट तो करवाया जाता ही जाता है। ओके, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये पाया गया है कि जो एड्स इन्फेक्टेड पर्सन होते हैं उनमें टीबी डिजीज़ भी पाई जाती है, ट्यूबरक्लोसिस भी पाया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाता है कि ये जो टीबी के बैक्टीरिया हैं ये आपकी बॉडी में हार्म पहुंचाना या टीबी कॉज करना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। तो इसलिए आजकल ये देखा गया है कि एचआईवी पर्सन एंड टीबी डिजीज़ का आपस में लिंकअप है। वो लिंकअप क्या है? क्योंकि इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तो ये जो टीबी का बैक्टीरिया है ये बॉडी को क्या करेगा, टारगेट करना शुरू कर देता है। इसी के साथ साथ जो अदर वायरसेस, आपको फ्लू बहुत जल्दी होने लग जाएगा, कॉमन कोल्ड बहुत जल्दी होने लग जाएगा क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो चुका है, एंड अदर वायरल डिजीज़ेस भी। ओके, फंगस हो गया। जैसे अगर मैं करेंटली बात करूं, करंट सिचुएशन की अगर मैं बात करूं, तो जैसे अभी कोरोना का टाइम चल रहा है तो एड्स इन्फेक्टेड पर्सन को कोरोना से बहुत ज़्यादा खतरा है, क्योंकि मान लीजिए कुछ लोग जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो कोरोना उनको ज़्यादा डैमेज नहीं कर रहा उनकी बॉडी को, लेकिन एड्स जैसे पर्सन जिनको एड्स हो रखा है तो सोचिए उनका इम्यून सिस्टम कितना वीक होगा। ओके, और ऐसे पर्सन को अगर कोरोना हो जाए या कोरोना वायरस जो है ऐसे पर्सन को बहुत जल्दी हार्म पहुंचा सकता है, एड्स इन्फेक्टेड पर्सन को। क्यों? उसका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो चुका है। फंगस एंड पैरासाइट लाइक टॉक्सोप्लाज्मा, इससे फीवर वगैरह हो जाता है टॉक्सोप्लाज्मा से। तो ऐसे ही जो नॉर्मल पैथोजेंस हैं ये आपकी बॉडी को हार्म पहुंचाना शुरू कर देते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एचआईवी साइकिल इन ह्यूमन बॉडी। एग्ज़ाम में आता है तो आपको यही लिखना है। देखिए एग्ज़ाम में दो तरह से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। एक आ जाता है एक्सप्लेन एचआईवी साइकिल इन ह्यूमन बॉडी, तब आपको ये लिखना है। आप यहाँ पे आपको रेट्रोवायरस की जो पूरी साइकिल है वो एक्सप्लेन नहीं करनी, क्योंकि मैक्रोफाज में भी वही साइकिल हो रही है, लिम्फोसाइट में भी वही साइकिल हो रही है, तो आप एक्सप्लेन नहीं करेंगे उस साइकिल को। आप सिर्फ इतना लिखेंगे रेप्लिकेशन ऑफ एचआईवी इन मैक्रोफाज, एचआईवी साइकिल, या आप लिख सकते हैं रेप्लिकेशन ऑफ एचआईवी इन टी लिम्फोसाइट। इतना जितना मैंने ये फ्लो डायग्राम बनाया है आपके लिए। ओके, अगर आता है एक्सप्लेन रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस या ड्रॉ एंड लेबल द डायग्राम ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस, तब आपको वो पिछले वाला डायग्राम बनाना है, रेट्रोवायरस वाला। कभी कभार बच्चे गलती कराते हैं, पूछा जाता है एक्सप्लेन एचआईवी साइकिल, तो एक्सप्लेन एचआईवी में भी ह्यूमन बॉडी भी ना लिखा हो, ओके, सिर्फ लिखा हो एक्सप्लेन एचआईवी साइकिल। तो बच्चे कभी कभार वो रेट्रोवायरस वाला डायग्राम और उसको एक्सप्लेन करके आ जाते हैं। वो एक्चुअली जनरल रेट्रोवायरस का डायग्राम है। अगर आपसे पूछा जा रहा है एक्सप्लेन एचआईवी साइकिल तो उसमें ये आएगा, बेशक ह्यूमन बॉडी लिखा हो या ना लिखा हो, लेकिन उसमें आपको ये बताना है। ओके, उसका टाइटल है रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस। जब वो पूछा जाएगा तो वो आएगा क्वेश्चन में कि एक्सप्लेन या ड्रॉ रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस। ओके ओके, सो रेट्रोवायरस की साइकिल हो गई, एचआईवी की साइकिल हो गई। अब है कि एड्स को डिटेक्ट करने के लिए कौन से टेस्ट होते हैं। टेस्ट फॉर एड्स, जैसे कि हमने पढ़ा था टाइफाइड के केस में विडाल टेस्ट होता है जिससे हम टाइफाइड कंफर्म करते हैं। तो इसी तरह एक टेस्ट का नाम है जिसको हम कहते हैं एलाइसा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म एग्ज़ाम में बहुत पूछी जाती है, एलाइसा। तो एलाइसा एक तरीके का आप कह सकते हैं लैब में एक टेक्निक होती है, एक मेथड होता है जिसकी हेल्प से हम एचआईवी वायरस के प्रेजेंस का डिटेक्शन करते हैं कि एचआईवी आपके बॉडी में है या नहीं है। इसका पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट हम किससे निकालते हैं? एलाइसा। ओके, सो एलाइसा इसकी फुल फॉर्म होती है एंजाइम
लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। ये फुल फॉर्म याद रखना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म है। तो इस टेस्ट को यूज़ करके हम पता लगाते हैं कि कौन HIV पॉजिटिव है, कौन HIV नेगेटिव है। ओके। और साउथ अफ्रीका को हम HIV कैपिटल कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा HIV के पेशेंट्स जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, साउथ अफ्रीका में, तो उसको हम HIV कैपिटल भी कहते हैं। ओके। अब क्या होगा अगर किसी को एड्स हो जाए तो, अब कोई पर्सन है वो इन्फेक्ट हो चुका है तो अब क्या होगा। तो देखिए, आप सभी को पता है कि एड्स एक नॉन क्यूरेबल डिसीज़ है, इसका कोई इलाज नहीं है। किसी को हो जाता है तो हम उसको बचा नहीं सकते हैं मरने से, क्योंकि उसकी डेथ जो है वो तो फिक्स है, वो तो होनी है, क्योंकि ये क्या है, नॉन क्यूरेबल डिजीज़ है। तो अभी तक कोई ऐसी ड्रग नहीं बनी है जिससे कि हम HIV वायरस को बॉडी में किल कर दे पूरे तरीके से। तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, दिस इज़ नॉन क्यूरेबल डिजीज़, सो वी कैन prolong the life of AIDS patient. ओके। सो हम दवाइयों से, अच्छे खाने से हम जो एड्स पेशेंट हैं उनकी लाइफ बढ़ा सकते हैं, लेकिन बचा नहीं सकते हैं। ओके, बिकॉज ये नॉन क्यूरेबल है। ये हमें तो याद रखना ही रखना है कि बिकॉज ये नॉन क्यूरेबल है तो हम ये नहीं कह सकते कि हम एड्स पेशेंट को बचा सकते, नहीं, बचा नहीं सकते हो। लेकिन हाँ, मान लीजिए उसको 6 साल जीना हो, 7 साल जीना हो, तो अच्छी डाइट या कुछ दवाइयाँ यूज़ करके आप उसकी लाइफ को थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर सकते हैं। ओके। और उसको ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, बहुत सिम्टम्स ना आए, ये चीज़ें आप कर सकते हैं, लेकिन यस, आप उसको बचा नहीं सकते हैं। सो कैसे हम प्रलॉन्ग कर सकते हैं, बाय बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशियस फूड खा के, क्योंकि न्यूट्रिशन से भी हमारी इम्यूनिटी थोड़ी अच्छी रहती है। तो न्यूट्रिशियस फूड, बैलेंस डाइट फूड खा के हम लाइफ को प्रलॉन्ग कर सकते हैं। एंड बाय एंटी रेट्रोवायरल ड्रग, तो कुछ एंटी रेट्रोवायरल ड्रग भी आती हैं। पर देखिए, ये जो ड्रग हैं ये HIV को पूरे तरीके से किल नहीं करेंगी। किल कर देती तो फिर तो प्रॉब्लम ही क्या थी, HIV हुआ और ख़त्म हो जाता। लेकिन ये पूरे तरीके से किल नहीं करती हैं, ये सिम्टम्स वगैरह को कम करने में यूज़ होती हैं। ओके। तो कुछ हद तक ये ट्रीटमेंट देती हैं, लेकिन कैसा ट्रीटमेंट देंगी, ये पार्शियली इफ़ेक्टिव होती हैं, नॉट कम्प्लीटली होता फिर तो बहुत ही अच्छी बात होती है कि हम उनको बचा सकते हैं। लेकिन ये पार्शियली इफ़ेक्टिव होता है, ये थोड़ा बहुत सिम्टम वगैरह को कम करने में मदद कर सकता है, लाइफ को बढ़ाने में मदद कर सकता है, लेकिन पूरे तरीके से बचाने में मदद नहीं करेगा। ओके। अब ऐसी डिज़ीज़ जो कि नॉन क्यूरेबल है, जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है सिवाय इनके, और कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो ऐसे केसेस में हम ये कहते हैं कि प्रिवेंशन जो है वो ज़्यादा बेटर होता है। क्योंकि या किसी और डिजीज़ में भी आप कह सकते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि आपको क्योर की नौबत ही ना आए, आपको ट्रीटमेंट लेने की नौबत ही ना आए, अगर आप पहले से ही सावधानियाँ अब बरतते हैं, प्रिवेंशंस मेथड यूज़ करते हैं। अब मान लीजिए कोरोना टाइम में आप प्रिवेंशन ले रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, सैनिटाइज़ कर रहे हैं, तो आप बचे हुए हैं। ओके। लेकिन नहीं करोगे तो क्या होगा, आपको क्योर वाली स्टेज पे जाना होगा, ट्रीटमेंट वाली स्टेज पे जाना होगा, आपको कोरोना होगा, देन हॉस्पिटल में आपको बेड पे फिर वही है, आपका ट्रीटमेंट होगा। लेकिन बेटर क्या है ऐसी सिचुएशन में जाने से पहले कि हम क्या कर लें, जो थोड़े बहुत प्रिवेंशन मेथड्स होते हैं उनको यूज़ कर लें। ओके। सो प्रिवेंशन क्या क्या हो सकते हैं। ओके। सो प्रिवेंशन जैसे कि हम जैसे हम निडल्स की शेयरिंग ना करें। हम जब भी ब्लड लेने जाते हैं तो हमें पता रहना चाहिए कि ब्लड किससे लिया गया है, कोई
पेशेंट तो नहीं था जो HIV का पेशेंट हो, या उससे भी उसको भी छोड़ो, जब ब्लड डोनेशन होता है तो ब्लड डोनेशन के टाइम पे जो भी डोनर होता है ना, उसको फॉर्म भरना होता है कि उसे HIV था या नहीं था। तो ऐसे केसेस में मान लीजिए किसी ने लिख दिया कि उसे HIV था तो उसका ब्लड कभी नहीं लिया जाएगा, सॉरी HIV है उसे तो उसका ब्लड नहीं लिया जाएगा, ठीक है। और ब्लड डोनेशन के टाइम पे भी हमें सावधानियां बरतनी पड़ती हैं कि आप ब्लड कैसे पर्सन से ले रहे हैं, कहीं वो HIV वाला है या नहीं है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम आज के टाइम में, हम फीटस को बचा सकते हैं मदर से। अगर मदर इन्फेक्टेड है HIV वायरस से तो हम फीटस को बचा सकते हैं अगर हमें पता चल जाए कि मदर HIV इन्फेक्टेड है, क्योंकि हमें पता ही नहीं रहता ना, क्योंकि सिम्टम्स बहुत लेट आते हैं। अब मान लीजिए मदर की बॉडी में HIV वायरस है और वह मदर जो है उसके यूट्रस में जो एम्ब्रियो है वो डेवलप हो रहा है और मदर को ही नहीं पता कि उसे HIV है, तो एक्सीडेंटली क्या होगा कि वो जो HIV है वो फीटस में भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन अगर हमें पता चल जाए तो हम फीटस को बचा सकते हैं, ठीक है। और किसी अननोन पर्सन के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं बनाना जब तक कि हमें पता ना चले कि वो पर्सन कैसा है, ओके। तो इन तरीक़ों से हम क्या कर सकते हैं, HIV वायरस से बच सकते हैं, ठीक है। एंड देन आपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जो बैरियर मेथड होते हैं, बैरियर मेथड वो कॉन्ट्रासेप्शन प्रिवेंट करने में, मतलब अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने में भी हेल्प करते हैं बैरियर मेथड। और साथ ही साथ वो STD, क्योंकि एड्स क्या है, एक STD भी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। ये वन पर्सन से दूसरे पर्सन में सेक्सुअली कांटेक्ट के थ्रू भी ट्रांसफ़र होती है, इन केस अगर एक पार्टनर क्या है HIV इन्फेक्टेड। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल पर्सन के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलेगा, नहीं। अगर कोई पार्टनर HIV इन्फेक्टेड है और उसके साथ सेक्सुअल कांटेक्ट बनते हैं तब ये डिज़ीज़ क्या हो सकती है, स्प्रेड हो सकती है। तो ये एक STD भी है। तो बैरियर मेथड जो है वो STD को भी प्रिवेंट करते हैं। तो अगर सेक्सुअल कांटेक्ट के टाइम पे बैरियर मेथड यूज़ करे जाएं तो वो भी एड्स को प्रिवेंट करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ओके।